प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में यदि देखा जाए तो प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत जिस आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की थी, उस आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो दार्शनिक राजा होगा। लेकिन इस दार्शनिक राजा के शासन को, बेटा ध्यान दें, दार्शनिक राजा के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए दार्शनिक राजा के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने जो है दो बातों के ऊपर बल दिया। पहली जो बात है वो ये है एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर दी है। और दूसरी जो बात कही थी प्लेटो ने वो साम्यवाद की बात कही थी, अर्थात साम्यवाद के सिद्धांत की चर्चा की थी। तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया है। आज दार्शनिक राजाओं के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने जो दूसरी बात बताई थी, साम्यवाद की बात बताई है, साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो बेटा ध्यान दें, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत क्या है। यस डियर स्टूडेंट्स, मैं विशेषकर यहाँ कहना चाहूँगा कि जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए मैं प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करता हूं। और प्रत्येक लेक्चर में जितनी भी जो गंभीर बातें होती हैं वो सब बताने का प्रयास करता हूं। बेटा वास्तव में यदि देखा जाए तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि क्या प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है ये प्लेटो की मौलिक देन है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेटो से पहले वास्तव में यूनान के अंतर्गत साम्यवाद किसी न किस रूप में मौजूद था। जैसे यूनान के नगर राज्यों की बात करते हैं तो एक नगर राज्य का नाम है स्पार्टा। क्या नाम है बेटा? स्पार्टा। स्पार्टा के अंतर्गत महिलाओं को राज्य के हित के लिए राज्य को सुपुर्द कर दिया जाता था। तो साम्यवाद का संदेश मौजूद है। एक नगर राज्य क्रीट के अंतर्गत जो है सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, तो ये भी साम्यवाद का संदेश है। और एक विद्वान है पाइथागोरस। क्या बेटा? पाइथागोरस कह रहे हैं कि मित्रों की सभी वस्तुएं, मित्रों की संपत्ति सबके उपयोग के लिए होती है। इसका मतलब यूनान के अंतर्गत नगर राज्यों में साम्यवाद मौजूद था। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो की मौलिक देन नहीं है। अब अगली बात करते हैं हम कि आखिर प्लेटो का साम्यवाद है क्या? तो बेटा प्लेटो के साम्यवाद को समझें उससे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि प्लेटो ने कहा है कि भी राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। क्यों? प्लेटो कह रहे हैं कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व या तीन गुण या तीन जो है प्रवृत्ति होती हैं। विवेक, मेरा संकेत देखेंगे, मस्तिष्क की तरफ संकेत है, विवेक, साहस और तृष्णा, क्षुधा, भूख, उदर की तरफ, पेट की तरफ संकेत है, विवेक, साहस और तृष्णा। अब ये मानव की आत्मा के तीन गुण होते हैं। तो प्लेटो कहता है कि भाई समाज के अंतर्गत इन तीन तत्वों के आधार पर तीन वर्ग बनते हैं। विवेक मतलब समाज में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आज के युग में हम देखेंगे अध्यापक हैं, प्रोफेसर है, वकील है, वो सभी इस वर्ग में आएंगे। तो जितने भी समाज में जो विवेकवान बुद्धिमान लोग हैं उन सब से मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है, जिसको कि जो है दार्शनिक शासक वर्ग का नाम दिया।
और साहस, समाज में जितने भी साहसी लोग होते हैं, समाज में जितने भी उत्साही लोग होते हैं, उन सब से मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसको सैनिक वर्ग की संज्ञा दी जाती है। मानवीय आत्मा का तीसरा तत्व है तृष्णा, क्षुधा या भूख। तृष्णा भी कहेंगे, क्षुधा भी कहेंगे, भूख भी कहेंगे, काम भी कहेंगे। तो इस तीसरे मानवीय आत्मा के तत्व से तीसरे वर्ग का निर्माण होता है जिसको उत्पादक वर्ग कहा जाता है। अब 3 वर्ग हो गए, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब समझना है हमें प्लेटो का साम्यवाद। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इन 3 वर्गों में से केवल 2 वर्गों पर लागू होगा, दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर। उत्पादक वर्ग के ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ध्यान रखना है, दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू होगा, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। अब दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग को प्लेटो ने एक नाम दिया है और वह नाम क्या दिया है? संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भाई प्लेटो ने कितने वर्गों की चर्चा की है, तो आपका आंसर होगा 3 वर्ग, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो के जो प्रथम 2 वर्ग है, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, इनको एक नाम क्या दिया है प्लेटो ने, तो आपका आंसर होगा संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग। अब बेटा मूल बात हमें ये समझना है कि जो दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, जिसको कि प्लेटो ने जो है अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग की संज्ञा दी है, इसके ऊपर मतलब संरक्षक वर्ग के ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू होगा। और प्लेटो ने साम्यवाद के 2 प्रकार बताए हैं, पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा जो है महिलाओं का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद या बीवियों का साम्यवाद भी कह सकते हैं। मतलब प्लेटो यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, ये स्थायी रूप में विवाह नहीं करेंगे, इनका अपना कोई परिवार नहीं होगा और इनके पास कोई संपत्ति नहीं होगी, सोने चांदी को तो ये हाथ तक भी नहीं लगाएंगे। मतलब प्लेटो का कहना है कि दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रखा जाएगा। कंचन मतलब सोना, सोना मतलब संपत्ति, कामिनी मतलब महिला। इसका मतलब ये कि दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग स्थायी रूप में विवाह नहीं करेंगे, उनका अपना कोई परिवार नहीं होगा, उनके अपनी कोई बीवी बच्चे नहीं होंगे और इसी के साथ में इनके पास कोई संपत्ति नहीं होगी। दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग मतलब रहेंगे तंबू में और भोजन करेंगे सामूहिक भोजनालयों में। इनके पास अपना कोई गोदाम नहीं होगा, इनके पास अपना अन्न का कोई भंडार नहीं होगा, इनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, इनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इनका केवल एक काम होगा, राज्य की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, देश की सेवा करना। अब जरा समझना है, प्लेटो दार्शनिक, शासक और सैनिक वर्ग के ऊपर ये बात लागू कर रहे हैं कि भाई आप स्थायी रूप में विवाह नहीं कर सकते और आप संपत्ति भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये स्थायी रूप में विवाह करेंगे तो फिर इनमें अपना परिवार होगा इनका, तो पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति इनमें ममता जागृत होगी, ममता जागृत होगी तो फिर इनको संपत्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए तो आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं होगी तो ये घोटाले करेंगे। जैसे कि आज दुनिया भर के घोटाले किए जाते हैं शासकों के द्वारा, चारा घोटाला, दूध का घोटाला, कोयला घोटाला, मिट्टी का घोटाला, दवाइयों का घोटाला, कॉपियों का घोटाला, किताबों का घोटाला। कौन सा घोटाला जो घोटाला नहीं होता है आज, समझें। अब मैं ये कहूँगा कि आज की राजनीति में यदि सुधार करना हो तो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत एक रामबाण उपाय सिद्ध हो सकता है। यस, आज के शासकों के ऊपर भले ही प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत पूरा लागू ना हो, लेकिन कम से कम संपत्ति की मर्यादा तो हो सकती है। अगर विवाह की बात आती है कि स्थायी रूप में विवाह नहीं करेंगे, चूंकि प्लेटो के जो शिष्य है अरस्तु ने कह दिया था कि नहीं, प्लेटो की बात मान्य नहीं होगी क्योंकि मानव की प्रवृत्ति है, मानव की कुछ आवश्यकताएं होती है तो विवाह करना जरूरी है और परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, इसलिए जो है परिवार से बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता। अरस्तु इस बात को मना कर देता है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि भाई प्लेटो की ये बात तो स्वीकार की जा सकती है कि आज जो शासक है वो एक विवाह तक सीमित नहीं रहते, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितनी चरित्रहीनताएं हमें देखने के लिए मिलती है। तो कम से कम इसके ऊपर तो मर्यादा लगाई जा सकती है और संपत्ति की भी तो कोई मर्यादा हो सकती है। चलो पूर्ण रूप में प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को मत अपनाओ, लेकिन फिर भी प्लेटो के साम्यवाद की कुछ बातों को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजनीति के अंतर्गत ज्यादातर बुराइयों को दूर किया जा सकता है। इसलिए प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर राजनीति के अंतर्गत जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं उन सब बुराइयों को इसके आधार पर दूर किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि प्लेटो का साम्यवाद राजनीति में बुराइयों को दूर करने का रामबाण उपाय है। तो पहली बात स्पष्ट होगी कि प्लेटो साम्यवाद को 2 भागों में बांट रहे हैं, संपत्ति का साम्यवाद
परिवार साम्यवाद या महिलाओं का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद। अब प्लेटो साफ करें कि दार्शनिक शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग हैं वो जो है संपत्ति और परिवार से अलग रहेंगे। इनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, इनका अपना परिवार नहीं होगा, इनकी जो संतानें पैदा होंगी, जो बच्चे पैदा होंगे, उनकी परवरिश राज्य करेगा। और ये जो दार्शनिक शासक वर्ग सैनिक वर्ग के महिला और पुरुष हैं, इनको तो यहाँ तक ही पता नहीं लगने दिया जाएगा कि इनका बेटा बेटी कौन है, क्योंकि पता लग जाएगी तो ममता जग जाएगी, ममता जागृत हो जाएगी, फिर वही बात है, ये फिर जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जाएंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो संपत्ति चाहे तो घोटाले करेंगे। इसलिए प्लेटो कह रहे हैं कि भाई दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग केवल जो है देश की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, इसलिए इनको परिवार और संपत्ति से अलग रखा जाएगा। अब रही बात उत्पादक वर्ग की, उत्पादक वर्ग के लिए जो है प्लेटो छूट देता है कि उत्पादक वर्ग स्थायी रूप में विवाह भी कर सकता है और संपत्ति भी रख सकता है। अब दूसरी बात ये आएगी कि जो प्लेटो का साम्यवाद है बेटा, प्लेटो के साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो आधुनिक साम्यवाद के उद्देश्य से अलग उद्देश्य है। आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य है, मतलब आधुनिक साम्यवाद आर्थिक समानता की स्थापना की बात करता है, जबकि प्लेटो का उद्देश्य आर्थिक समानता की स्थापना करना नहीं है। वो तो पहले ही कह रहे उत्पादक वर्ग संपत्ति रखेगा, जबकि दार्शनिक शासक वर्ग सैनिक वर्ग संपत्ति नहीं रखेगा, तो असमानता तो पहले ही बता रहा है। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि प्लेटो का साम्यवाद का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो आर्थिक समानता की स्थापना करना नहीं है, बल्कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य है राजनीति में फैली बुराइयों को दूर करना। इसलिए प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य, जैसे कि मार्क्सवाद की हम बात करेंगे, कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, मार्क्स के साम्यवाद की बात करेंगे, जो कि वैज्ञानिक साम्यवाद कहलाता है, वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है, तो मार्क्स के साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो आर्थिक है, आर्थिक समानता की स्थापना करना है। लेकिन प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक नहीं है बल्कि राजनीतिक है, मतलब ये राजनीति में बुराइयों को दूर करना चाहता है। कौन? प्लेटो का साम्यवाद राजनीति में बुराइयों को दूर करना चाहता है, राजनीति में सुधार करना चाहता है। अतः ये कहा जा सकता है कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। इसके बाद में जो अगली बात आती है वो ये आती है कि प्लेटो अपने साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर यह भी स्पष्ट करना चाहता है क्या कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के महिला और पुरुष किसी भी दृष्टि से अलग नहीं है, प्रत्येक दृष्टि से महिला और पुरुष समान है। जो कार्य एक पुरुष कर सकता है वह महिला भी कर सकती है। इसलिए सबसे पहले प्लेटो ने ये बात रखी थी कि जैसे घर की रखवाली के लिए हम डॉग और बिच में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई भेद नहीं करते हैं, उसी प्रकार से राज्य की रक्षा के लिए भी महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। राज्य की सीमाओं की रक्षा पुरुष कर सकता है तो महिला भी कर सकती है। यह भी प्लेटो अपने साम्यवाद से स्पष्ट करना चाहता है। तीसरी बात, साम्यवाद के सिद्धांत से प्लेटो स्पष्ट करना चाहता है, क्या स्पष्ट करना चाहता है कि महिलाओं की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है, इसलिए महिलाओं को परिवार की दासता से, परिवार के बंधन से, परिवार की गुलामी से मुक्त किया जाए, जिससे कि ये देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में अपने विवेक का प्रयोग कर सकें। मतलब कुल मिलाकर के प्लेटो महिलाओं की मुक्ति की भी बात करता है, राजनीति में सुधार की बात करता है। इसी के साथ में दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को जो प्लेटो ने शिक्षा दी है, दार्शनिक शासक वर्ग को जो 50 वर्ष तक शिक्षा दी है, कहीं पर वो विपरीत पर्यावरण में, विपरीत वातावरण में वो शिक्षा का जो प्रभाव वो समाप्त नहीं हो जाए, तो संसार के अंतर्गत वास्तव में जो विपरीत वातावरण है वो क्या है? परिवार और संपत्ति है। मतलब मूलतः व्यक्ति को भ्रष्ट करने वाली संस्था यदि कोई है तो वह परिवार है, संपत्ति है। इसलिए दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को प्लेटो ने संपत्ति और परिवार से अलग कर दिया और कह दिया कि दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग स्थायी रूप में विवाह नहीं करेगा, इनके अपने पत्नी बच्चे नहीं होंगे, बीवी बच्चे नहीं होंगे, इनके पास संपत्ति नहीं होगी, इनके पास अपना कोई गोदाम नहीं होगा, ये तंबू में रहेंगे, सामूहिक भोजनालय में भोजन करेंगे। जैसे आधुनिक समय में हम अपनी इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो हमारी जो इंडियन आर्मी है, इसमें आप देखते होंगे कहीं जाते होंगे घूमने के लिए तो तंबू के अंतर्गत हमारी आर्मी के लोग दिखाई देते हैं। तो आप देखिएगा, मैं ये कहूँगा कि प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत आधुनिक युग में सार्थक नहीं है। मैं कहता हूँ कि आधुनिक युग में सार्थक है। हमारी इंडियन आर्मी भी तो तंबू में रहते हैं, तो क्या हमारे शासक तंबू में नहीं रह सकते हैं? आज भी तो हमारी इंडियन आर्मी तंबू में रह रही है। और प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत है, वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने जो शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत पाठ्यक्रम रखा है आधुनिक युग में, मैं ये कहूँगा 80% वो का वो पाठ्यक्रम है। लेकिन
कुछ बातें ऐसी हैं जो छोड़ दी गई, जिनके कारण राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि प्लेटो दार्शनिक शासकों को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान करता है, जो साम्यवाद का सिद्धांत देता है, इन दोनों ही बातों को यदि वास्तव में थोड़ा सा गहराई में जा करके कुछ बातें इनकी स्वीकार कर ली जाएँ तो आज राजनीति में बहुत कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनको प्लेटो के सिद्धांतों के आधार पर, प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर दूर किया जा सकता है। अच्छा, अगली बात प्लेटो साम्यवाद के सिद्धांत से क्या समझाना चाहता है? प्लेटो साम्यवाद के सिद्धांत से तीसरी बात ये समझाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है कि वास्तव में जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी उनके हाथों में आर्थिक शक्ति नहीं होगी, जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होगी उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। बहुत गंभीर बात है ये। अब आप देखो, दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को प्लेटो जो है राजनीतिक शक्ति तो सुपुर्द करता है, पॉलिटिकल पावर तो दे देता है, लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं देता है। क्यों? क्योंकि दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के पास तो संपत्ति होगी ही नहीं, सोना चांदी को तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। इसका मतलब दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग के हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं होगी। जबकि उत्पादक वर्ग सोना चांदी रखेगा, संपत्ति रखेगा। इसका मतलब ये उत्पादक वर्ग के हाथों में आर्थिक शक्ति तो होगी लेकिन राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, पॉलिटिकल पावर नहीं होगी उत्पादक वर्ग के पास। अब इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि जो उत्पादक वर्ग है उसके हाथ में आर्थिक शक्ति होगी, और जो दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, जिसे कि प्लेटो ने संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी है, इनके पास में राजनीतिक शक्ति होगी मगर आर्थिक शक्ति नहीं होगी। इसलिए प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया, मतलब उस समय के संदर्भ में कहते प्लेटो कह रहे हैं कि नगर राज्य में बुराइयों को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को अलग अलग हाथों में ना सौंप दिया जाए। और प्लेटो ने कहा है कि नगर राज्यों में बुराइयों का मूल कारण यही है कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही हाथों में मौजूद है। मैं आधुनिक संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व के अंतर्गत आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति एक ही हाथों में मौजूद है। इसलिए राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। इसलिए राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्लेटो की इस बात को यदि आधुनिक विश्व के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाए, आधुनिक दुनिया के सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि जिनके हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी उनके पास में आर्थिक शक्ति नहीं होगी, जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होगी उनके हाथ में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि राजनीतिक समस्याओं का यह भी रामबाण उपाय है। भाई वास्तव में यदि देखा जाए, जिनके पास में पॉलिटिकल पावर है और उनके पास में आपने इकोनॉमिक पावर भी दे दी तो निश्चित है भ्रष्टाचार फैलेगा, अपने स्वार्थों के ऊपर ध्यान देंगे, राष्ट्रहित को भुला देंगे। और जिनके हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं होगी, जिनके पास आर्थिक शक्ति हो उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। मतलब आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को अलग अलग हाथों में सौंप दिया जाए तो राजनीति के अंतर्गत ज़्यादातर समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और प्लेटो अपने साम्यवाद के सिद्धांत के द्वारा यही बात स्पष्ट करता है कि दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग अर्थात अभिभावक या संरक्षक वर्ग की संज्ञा देंगे इसको, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग के हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं होगी, और उत्पादक वर्ग के हाथों में आर्थिक शक्ति होगी लेकिन राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। आधुनिक समय में आप देखिएगा कि जिनके हाथों में राजनीतिक शक्ति है उनके हाथों में आर्थिक शक्ति भी है, और जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति है उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति है। आधुनिक समय के अंतर्गत आप मंत्रिमंडल की चर्चा कर सकते हैं। क्या मंत्रिमंडल जो है बजट तैयार नहीं करता है? बजट, आय व्यय का जो ब्यौरा होता है उसे बजट कहा जाता है, आय व्यय का जो विवरण होता है उसे बजट कहा जाता है। बजट तैयार करता है ना? करता है। अच्छा, इसके बाद में कानून भी जो है बनाता है कि नहीं मंत्रिमंडल? कानून का पूरा प्रारूप मंत्रिमंडल ही तय करता है। तो इसका मतलब कानून भी मंत्रिमंडल बना रहा है, बजट के बारे में भी निर्णय जो है मंत्रिमंडल ले रहा है। इसका मतलब मंत्रिमंडल के हाथ में राजनीतिक शक्ति भी है, आर्थिक शक्ति भी। पूरी दुनिया के अंतर्गत जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं, सब जगह ये बात लागू होती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राजनीति के अंतर्गत अपराधीकरण को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को अलग अलग हाथों में, अलग अलग संस्थाओं में ना सौंप दिया जाए। यही प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का संदेश है, और आधुनिक युग में प्लेटो के साम्यवाद से हमें सबक लेना है, हमें सीखना है, हमें प्रेरणा लेनी है कि राजनीति में जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को दूर करने का रामबाण उपाय यही
यही है जो प्लेटो ने बताया है कि राजनीतिक शक्ति अलग हाथ में अलग संस्था में सौंपी जाए और आर्थिक शक्ति अलग हाथ में और अलग संस्था में सौंपी जाए। जैसा कि प्लेटो ने दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग को राजनीतिक शक्ति सौंप दी लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं दी, उत्पादक वर्ग को आर्थिक शक्ति दी लेकिन राजनीतिक शक्ति नहीं दी। तो प्लेटो से हमें ये सीखना है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंतर्गत जितने भी राष्ट्र राज्य हैं उन सबको प्लेटो की रिपब्लिक में जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया है, इस साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर संसद के अंतर्गत कानून बनाए जाने चाहिए और इस रूप में कानून बनाए जाएं जिससे कि राजनीतिक शक्ति एक हाथ में एक संस्था में रहे, आर्थिक शक्ति एक हाथ में एक संस्था में रहे। मतलब अलग अलग हाथों में हो, अलग अलग संस्था में। एक हाथ का मतलब एक व्यक्ति को नहीं, एक हाथ का मतलब ये कि राजनीतिक शक्ति एक अलग संस्था में हो, अलग हाथों में हो, आर्थिक शक्ति अलग संस्था में हो, अलग हाथों में हो। यहाँ पर प्लेटो ये कहना चाह रहे हैं और आधुनिक राष्ट्र राज्यों को प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत से ये बात अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। मैं मेरे यहाँ पर तर्क देना चाहता हूँ कि आज आप पूरी दुनिया के अंतर्गत देख सकते हैं कुछ राष्ट्र राज्य ऐसे हैं जिनके अंतर्गत जो PM है, CM है, गवर्नर हैं, वो ऐसे हैं जिनका कि परिवार विशेष से कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना कोई परिवार नहीं है, अपनी पत्नी नहीं है, अपने बच्चे नहीं, मतलब अपनी बीवी बच्चे नहीं है, उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, उनका एक ही कार्य है देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। तो ऐसा शासक निश्चित रूप में सुदृढ़ निर्णय लेगा, बोल्ड डिसीजन लेगा। ऐसे उदाहरण आप पूरी दुनिया में कितने देख सकते हैं। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, मैं इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया के अंतर्गत कितने ही राष्ट्र राज्य है जिसके अंतर्गत आपको ऐसे शासक मिलेंगे जो कि अविवाहित हैं, जिनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है और वो ऐसे मजबूत निर्णय लेते हैं जिन निर्णयों की पूरा देश प्रशंसा करता है। फिर भले ही अमेरिका हो, जापान हो, जो है भारत हो, या फिर जो है मैं ये कहूँगा कि स्विट्जरलैंड हो, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, वास्तव में ऐसा शासक मजबूती से निर्णय लेता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही काम होता है देश की सेवा करना। तो प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत से हमें सारी बातें सीखनी है। और आधुनिक युग में राजनीति में जो बुराइयां हैं, राजनीति में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, राजनीति में जो गंदगी व्याप्त है, इस गंदगी की सफाई प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। राजनीति में जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का जो टैबलेट रूपी साल्ट है, इस साल्ट से आधुनिक समय के अंतर्गत राजनीति में, राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में जो बुराइयां हैं, जो बीमारियां फैली हुई हैं, उन बीमारियों को प्लेटो के साम्यवाद रूपी साल्ट को दे करके, प्लेटो के साम्यवाद रूपी टैबलेट को दे करके और इन बुराइयों को जो है दूर किया जा सकता है। मुझे विश्वास है मेरे विद्यार्थी प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आधुनिक दुनिया के अंतर्गत, आधुनिक राजनीति के अंतर्गत जो राजनीति में बुराइयां व्याप्त हैं, उन बुराइयों को आप जो है साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को इस आधार पर समझते हैं तो आपका राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना सार्थक है, अन्यथा तो फिर परीक्षा पास करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि राजनीतिक चिंतन का अध्ययन हम करते ही इसलिए जिससे कि राजनीति में जितनी भी समस्याएं हैं, राजनीति में जितनी बुराइयां हैं, राजनीति में जितनी भी बीमारियां हैं, उन सबको जो है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के आधार पर, राजनीतिक चिंतन के आधार पर दूर किया जा सके। यदि हम ऐसा करते हैं तो राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की सार्थकता है, अन्यथा उसकी कोई सार्थकता नहीं है। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।